नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। सबसे पहले बात करते हैं साथ की बड़ी बात में दमोह के दंगल की, क्योंकि आज उपचुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। दमोह उपचुनाव के लिए आज वोटिंग है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। 359 मतदान केंद्रों पर मतदाता प्रत्याशी की किस्मत कैद करने पहुंच रहे हैं। 22 प्रत्याशी इस वक्त अपनी किस्मत मैदान में आजमा रहे हैं। अजय टंडन और राहुल लोधी में सीधी फाइट है। 2,33,137 मतदाता मतदान करने जा रहे हैं। कोरोना को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अलर्ट पर है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपचुनाव में मतदाताओं को वोट डालने की पूरी सुविधा दी जा रही है। दमोह उपचुनाव जो नाक का सवाल बना हुआ है कांग्रेस के लिए भी, इसलिए कि जो प्रत्याशी पिछली बार कांग्रेस से मैदान में थे, राहुल लोधी, जिन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया को शिकस्त दी थी, उनका चुनावी मैनेजमेंट कर रहे थे अजय टंडन कांग्रेस से। और अब सीधे अजय टंडन और राहुल लोधी में सीधी फाइट है, क्योंकि राहुल लोधी बीजेपी का दामन थामकर उपचुनाव में उतरे हैं। दमोह में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव की नौबत आई है। बीजेपी ने राहुल लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अजय टंडन को टिकट दिया है। अजय टंडन जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में दमोह में राहुल लोधी के चुनावी मैनेजमेंट का पूरा खाका तैयार कर रहे थे और मैदान में उतर रहे थे। बहरहाल अब इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है और ये पहली बार नहीं है जब अजय टंडन दमोह से चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव में किसकी किस्मत चमकती है, ये आज जनता तय करेगी। 359 मतदान केंद्र है जहां वोटिंग शुरू हो गई है। अलग अलग जगहों पर वोटिंग हो रही है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। अजय टंडन और राहुल लोधी में सीधी फाइट है। शाम 7 बजे तक मतदान होगा। कुल 2,39,808 मतदाता हैं। 1,15,455 महिला मतदाता हैं। शाम 7 बजे तक मतदान होना है और शाम 7 बजे तक मतदान की मियाद बढ़ाई गई है, इसलिए कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और मतदान केंद्रों में भीड़ न लगे, ये बेहद जरूरी है। दमोह का दंगल बेहद खास इसलिए कि उपचुनाव पिछले बार मध्य प्रदेश में एक साथ जब हुए तो सरकार मजबूत हुई। जब सियासत में, मध्य प्रदेश की सियासत में पाला बदल पॉलिटिक्स चल रही थी, उस वक्त दमोह से भी राहुल लोधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और राहुल लोधी उपचुनाव में उतरे हैं। बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अजय टंडन को टिकट दिया है। बीते दिनों अगर प्रचार देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, पूर्व सीएम कमलनाथ हो, तमाम बड़े नेता हो, दिग्विजय सिंह हो, उन्होंने दमोह उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकी, प्रचार किया। दमोह के विकास का राग छेड़े बीजेपी मैदान में है, तो दूसरी तरफ विश्वासघात की बात कहते हुए कांग्रेस चुनावी मैदान में है। 359 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो गई है। हमारे साथ में 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। मुड़िया पोलिंग बूथ से नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी है और कीर्ति स्तंभ पोलिंग बूथ से जितेंद्र गौतम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले नरेश, आप जिस पोलिंग बूथ में मौजूद हैं, क्या अब मतदाताओं की कतार शुरू हो गई है? क्या व्यवस्थाएं आप वहां देख पा रहे हैं? चूंकि कोरोना का संक्रमण भी इस वक्त मध्य प्रदेश में पीक में है, ऐसे में चुनाव आयोग की किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर देख पा रहे हैं आप? मैं विधानसभा 55 के मुड़िया पोलिंग बूथ पर हूँ और यहाँ जो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, खासतौर से बात करें यदि कोरोना गाइडलाइंस की, तो कोरोना संक्रमण के एहतियातन यहाँ प्रशासन ने पर्याप्त पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदाताओं के लिए जो सोशल डिस्टेंस के लिए गोले भी बनाए गए हैं, इनमें मतदाताओं को खड़ा किया गया है विशेष सोशल डिस्टेंस दूरी पर। साथ ही यहाँ मतदान केंद्रों के बाहर थर्मल स्कैनिंग, मास्क की भी व्यवस्था की गई है। सभी को मास्क लगाकर अंदर जाना, प्रवेश अनिवार्य किया गया है और प्रशासन के
जो अधिकारी यहाँ तैनात हैं, इनकी ओर से मतदाताओं को ग्लव्स की भी व्यवस्था की गई है। मतलब जो भी मतदाता अंदर जाएगा वो ग्लव्स पहन के ही ईवीएम पैड का इस्तेमाल कर सकेगा। तो ग्लव्स की व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे, इसके लिए क्या अलग से कोई शेड बनाया गया है जहां पर लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का? बिल्कुल, जो प्रतीक्षा यहाँ बनाया गया है मतदाताओं के लिए, वहाँ मतदाता बैठे और इनके लिए जो कर्मचारी यहाँ तैनात किए गए हैं वो मतदाताओं को इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ उनके हाथ धुलाए जा रहे हैं और मास्क की व्यवस्था की गई है, साथ ही सैनिटाइज भी सभी मतदाताओं को किया जा रहा है। और मतदाता एक विशेष जो गोला निर्धारित किया गया है वहाँ खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। यहाँ जो मुड़िया पोलिंग सेंटर है, यहाँ प्रशासन की ओर से 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और एक विशेष व्यवस्था जो जिला प्रशासन द्वारा यहाँ की गई है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1000 से मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा जो यदि पोलिंग बूथ पर 1000 से ज्यादा मतदाताओं की संख्या होती है तो वहाँ एक अन्य मतदान केंद्र भी बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाए। चलिए नरेश, दोबारा आपके पास लौटूंगी तो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिएगा। जितेंद्र गौतम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं कीर्ति स्तंभ पोलिंग बूथ से। जितेंद्र, जिस पोलिंग बूथ में आप मौजूद है वहां किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, और आप तस्वीर जरूर दिखाइएगा कि चुनाव आयोग ने कैसी व्यवस्था कोरोना के मद्देनजर कर रखी है वहां पर। जितेंद्र, आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आप तस्वीरें दिखाइएगा कि क्या व्यवस्थाएं वहां पर कर रखी गई है, क्योंकि मतदाता अब पहुंचने शुरू हो रहे होंगे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जो इस वक्त खड़ा हूं दमोह विधानसभा क्षेत्र के 173 नंबर पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं। मैं ये कीर्ति स्तंभ चौराहे पर मौजूद है, जहां पे हालांकि जो इक्का दुक्का संख्या में, थोड़ी थोड़ी संख्या में जो है मतदान शुरू हो चुका है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे कोरोना को लेकर भी एक अच्छी खासी जो है व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। यहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर और विशेष करके हैंड ग्लव्स भी रखा गया है ताकि जो मतदान करने के लिए आए उनके लिए एक हाथ में वो है ग्लव्स पहना कर उस मतदान कराया जाए ताकि उनके लिए कोरोना से कोई संक्रमण का जो खतरा ना बना हो। हालांकि यहाँ पे अच्छी खासी जो है सुरक्षा भी बनाई गई है। और लेकिन जो विशेष यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अभी यहाँ शहर के जो मतदाता हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है तो इसमें कहीं ना कहीं अभी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इस कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों में और मतदान का सुचारू चलना कहीं ना कहीं अपने आप में भी एक सवाल होता है, क्योंकि जिस तरीके से दमोह के हालात हैं, जिस तरीके से दमोह में कोरोना संक्रमण का एक वो पसरा हुआ है, तो ऐसे समय काल में जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं बना के जो मतदान कराना भी एक अपने आप में एक चुनौती है। हालांकि मतदाताओं में जो काफी यहाँ पे उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की पूरी कोशिश है, लेकिन तस्वीरों में भी हम देखने की कोशिश करते हैं। नरेश, एक बार वहां की तस्वीर आप दिखाइए कि कैसी व्यवस्था है। अगर कोई मतदाता पहुंचता है तो उसे किन प्रक्रियाओं से गुजरकर पोलिंग बूथ तक वो पहुंच रहा है और वोट कर रहा है। बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसा कि मेरा कैमरामैन साथी दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ पर प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो पर्याप्त है। कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है इस समय, और अभी सुबह का ही वक्त 7 ही हुई है, तो मतदाताओं की जो संख्या है वो अभी फिलहाल पोलिंग बूथ पर कम है। और जैसे ही यहाँ भीड़ बढ़ेगी तो प्रशासन पुख्ता इंतजाम किए है ताकि किसी भी प्रकार का कोरोना संक्रमण मतदाताओं के बीच न फैल सके। अजय टंडन और राहुल लोधी दोनों में मुख्य मुकाबला है, चूंकि 1000 से ज्यादा मतदाता एक पोलिंग बूथ में नहीं वोट कर सकते हैं, तो ऐसे में बाकी के लिए क्या विकल्प बचेगा उस क्षेत्र के? नरेश, देखिए, इस समय दमोह विधानसभा 55 की अपन बात करें तो फिलहाल 22 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन जो सीधा मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। और दमोह में करीब 2,39,000 मतदाता इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। पिछले प्रतिशत की बात करें तो यहाँ जो चुनाव का प्रतिशत मतदान का रहता है 60 से 70% के बीच मतदान होता है। मतलब सीधा मुकाबला 2 प्रत्याशियों में। इसके लिए प्रशासन द्वारा 2 मशीनें लगाई गई हैं। ये प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 2 ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट और उसकी व्यवस्था की गई है, जिसमें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी मतदाता मतदान कर सकेंगे। बनने लगे हमारे साथ में जितेंद्र और नरेश, आप दोनों एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें जो सामने आई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए बाकायदा वहां पर गोले बनाए गए हैं। ये पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं और आप देख रहे हैं कि मतदाता यहाँ पर बारी बारी से आगे बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था कर रखी गई है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है।
प्रतीक्षालय भी बनाया गया है। अगर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच जाते हैं तो एक शेड बनाकर वहां कुर्सियां रखी गई हैं जिसमें वोटिंग करने के लिए लोग इंतजार करेंगे। अगर कोई मास्क पहनकर नहीं आता है तो उसे मास्क दिया जा रहा है। सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है। सैनिटाइजर देने के साथ ही ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं और ग्लव्स पहनकर ही ईवीएम तक लोग पहुंचेंगे और वोट देंगे। तो दमोह उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हमारे साथ में 2 संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, चूंकि दमोह का दंगल है ये, ऐसे में देखा जाए तो 350 से ज्यादा पोलिंग बूथों में सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है? क्या कोई गड़बड़ी की आशंका या कोई हिंसा की ऐसी कोई खबर ऐसे सामने आती रही है कि दमोह से? ये हमेशा से रहा है कि दमोह विधानसभा चुनाव जो है जब जब अपने चरण पे आता है तो तब तक दमोह के दंगल में कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रत्यारोप बात विवाद थोड़े बहुत होते रहते हैं, लेकिन इस बार कोई विशेष करके ऐसी बात सामने नहीं आई है। हालांकि कल एक संदिग्ध कार वाला मामला जरूर आया था सामने, उसमें दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पक्ष रखे थे और अपने अपने आरोप प्रत्यारोप के दोनों की तरफ से अपने अपने वो रखे थे, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग की टीम हालांकि उस पूरे मामले की जांच कर रही है जी। लेकिन जैसा कि मैं यहाँ पे बता दूं दमोह विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ पे 359 जो है 359 जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आज दोनों ही जो दमोह विधानसभा उपचुनाव में जो है वो कुल 22 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है और उनकी किस्मत का फैसला 2,33,000 करीब शुरू हो गई है और मतदाता पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग की अपनी व्यवस्था है, लेकिन सियासत भी चरम पर है दमोह उपचुनाव को लेकर। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं कोरोना के बढ़ते मामलों की। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 14,912 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 138 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 11,807 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 3,813 पॉजिटिव केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,24,303 हो गई है और अब तक कोरोना काल में 5,580 मरीजों की मौत हुई है। 5 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 5,16,412 मामले सामने आ चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी, जिसके मुताबिक 1,568 रुपए प्रति इंजेक्शन के हिसाब से लगभग 14 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपए का ऑर्डर जारी किया गया है। तो ये तो छत्तीसगढ़ की स्थिति हो गई। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश की भी जानकारी देंगे। विवेक पटैया हमारे साथ में हैं और रायपुर से हमारे साथ में विनय वर्मा है। सबसे पहले ले चलते हैं रायपुर। विनय, एक राहत की खबर यह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं और बहुत जल्द इसका स्टॉक आ जाएगा, जिससे किल्लत नहीं होगी, लेकिन आंकड़े भयावह हैं। लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कल एक जो 2 दिन में अगले खेप आएंगे, लेकिन ये भी जो लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हालांकि सप्ताह भर में जो बड़ी खेप आएगी उससे लोगों को भले राहत मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो सरकार की तरफ से करना है लोगों को अपने बचाव करना। जो एक आगे जो सरकारी जो व्यवस्था है उसके कारण से केस बढ़ रहे हैं और जो लोगों की लापरवाही है उसके कारण से दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, इस समय जो विशेषज्ञ बता रहे हैं। एक बात और कि कल आंकड़े एक बार फिर से बढ़े, क्योंकि परसों का देखा जाए तो परसों 3400 के पास में रायपुर में आंकड़ा था, आज कल फिर वो 3800 के पार चला गया। तो रायपुर में अप एंड डाउन जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। जाँच जो बढ़ाई जा रही है 50,000 के पास में पूरे प्रदेश में, और कल रायपुर में करीबन 6,500 के पास में वो जांच हुई है। तो आंकड़े इस कारण से भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। ये एक बड़ी चिंताजनक विषय है कि लॉकडाउन के जो 5वें 6वें दिन भी ये आंकड़े इस तरह से बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में चिंताजनक विषय है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से आंकड़ा बढ़ना चिंताजनक विषय है। और 61 रायपुर में कल मौत हुई है। हालांकि परसों 75 मौतें हुई थी, लेकिन कल जो है वो भी कम नहीं आंकड़ा 61 मौत।
इसमें सरकार लगातार लगाने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठक कर रहे हैं और इस पर लगाने की कोशिश कर रही है। कल एक बात हो कि दुर्ग में आंकड़े भी कल 2000 के पास पहुंच गए, जो कि 1500, 1600, 1700 रहते थे, वो भी करीबन 2000 के पास पहुंच गए। तो ये एक चिंताजनक विषय है कि अगर शहरों में आंकड़े थोड़े बहुत कम हो रहे थे, उसके जो एवज में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। दुर्ग पहले से भी जो हाई डेंसिटी वाला एरिया रहा है, वो एक अलर्ट वहां पे घोषित किया गया था। सबसे पहला लॉकडाउन जो दूसरे चरण का है वहां लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वहां भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वहां भी स्थिति बढ़ती जा रही है। तो ये अपने आप में चिंताजनक विषय है और इस पे आज तमाम जो बैठकें होंगी स्वास्थ्य विभाग की और इसमें जो आगामी आदेश जो जारी होंगे। और इस पर भी बात करना बेहद जरूरी है कि अगर 11,000 से ज्यादा मरीज एक ही दिन में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, एक्टिव केसेस 1 लाख से ज्यादा हैं, तो ये भी एक रेशियो काफी अच्छा है कि अगर एक दिन में 11,000 लोग ठीक हो रहे हैं तो ये भी एक अच्छी बात है कि रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। भोपाल ले चलते हैं, विवेक पटैया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विवेक, भोपाल में और कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश में लगभग कई जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है और आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्या टेस्टिंग अब बहुत तेजी से हो रही है मध्य प्रदेश में या इस दिशा में काम किया जा रहा है? इसके अलावा सारी व्यवस्थाओं को देखें तो आम आदमी को परेशान ना होना पड़े, इसके लिए कैसी व्यवस्थाएं? मध्य प्रदेश में जिस तरह कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं, कल भी 11,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। यदि टेस्टिंग की बात करें तो सरकार की कल की टेस्टिंग की जो कैपेसिटी थी वो करीब 49,000 के आसपास थी। मतलब 50% जो है कैपेसिटी से ऊपर सरकार काम कर रही है और टेस्टिंग के बाद जो पॉजिटिविटी दर है वो भी काफ़ी बढ़ी हुई है प्रदेश की। लेकिन एक सुखद बात जरूर इसमें ये है कि जो लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं उनका भी आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कल करीब 7,000 से अधिक लोग जो है स्वस्थ हुए कोरोना से। हालांकि मौतें भी काफ़ी तेजी से हो रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कल प्रदेश में 60 के आसपास मौतें हुई है। हालांकि शमशान घाट और अन्य कब्रिस्तान के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सैकड़ों चिताओं के अंतिम संस्कार की खबरें हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल के साथ तहत हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये 60 है। ऐसी स्थिति में सरकार के प्रयासों की बात करें तो सरकार लगातार चाहे वो जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें या फिर बिस्तर बढ़ाने की बात करें, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर भी सरकार ने पिछले दिनों जिस तरह किल्लत हुई थी उसके बाद अभी तक व्यवस्था सुचारू बनाने का पूरा प्रयास किया है और अभी तक ऑक्सीजन की व्यवस्था भी काफी हद तक जो है सरकार की हो चुकी है। दूसरे राज्यों से और केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति जितनी मांग है उसके मुताबिक हो रही है, ये सरकार का दावा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी लगातार जो है सरकार प्रतिदिन जो है कंपनियों से बुलवा रही है और अन्य जिला मुख्यालय पर, संभागीय मुख्यालय पर उन इंजेक्शनों को पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ बिस्तर बढ़ाने की बात है तो सरकार का जो 30 अप्रैल तक का जो अनुमानित आंकड़ा है वो 1 लाख से अधिक एक्टिव मरीजों का है। ऐसी स्थिति में सरकार बेड बढ़ाने जा रही है। भोपाल और इंदौर पर सबसे ज्यादा लोड है, जबलपुर और ग्वालियर पर सबसे ज्यादा लोड है, क्योंकि जिलों से जो गंभीर मरीज है वो सीधे रेफर होकर भोपाल आ रहे हैं या वो सीधे भोपाल पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में भोपाल के प्राइवेट हॉस्पिटल भी भरे हुए हैं और यही कारण है कि सरकार को कोविड केयर सेंटर बनाने पड़ रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि 52 में से 49 जिलों में हमारे पास कोविड केयर सेंटर जो है बन चुके हैं। यहाँ पर मरीजों को भर्ती करना शुरू हो गया है और प्रारंभिक लक्षण या फिर कहे कि कम लक्षण वाले ऐसे मरीज जो कोविड पॉजिटिव है उनको इन कोविड केयर सेंटरों में रखा जा रहा है। अति गंभीर मरीजों को सीधे हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। सरकार का दावा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की ये कोशिश है कि पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। देखना है कि मैदान में किस तरीके की स्थिति बनती है। बहुत शुक्रिया विनय और विवेक आप दोनों का। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर जारी है और सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संकेत भी दिए हैं, लेकिन छूट के दौरान सख्ती पहले से ज्यादा होगी। मुख्यमंत्री सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे चुके हैं जिसके तहत ठेलों में, कॉलोनियों में और मोहल्लों में सब्जियां बेचने की अनुमति मिलेगी। फल, सब्जियों, दूध, रसोई गैस के डोर टू डोर होम डिलीवरी की भी अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन अवधि में पेट्रोल पंप और पशुओं के आहार से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति देने को कहा है। साथ ही पीडीएस दुकानों के राशन कार्डधारियों को वहां पर राशन मिलेगा। इससे संबंधित आदेश छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग ने जारी कर दिए हैं, जिसके तहत कोरोना वायरस संबंधित नियमों का पालन करते हुए राशन कार्डधारियों को राशन मिलेगा। पीडीएस दुकानों में भीड़ ना हो, लिहाजा ग्राम, वार्ड या मोहल्लावार राशन कार्डधारियों को टोकन दिया जाएगा। राशन कार्डधारियों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। साथ ही पीडीएस दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बैंक भी खुलेंगे लेकिन सिर्फ कर्मचारियों के लिए।
IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायपुर ने जरूरी दवाइयों में से एक रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बलौदाबाजार निवासी सूर्यकांत यादव और रायपुर के रोहिणीपुरा निवासी विक्रम सिंह को रेमडेसिविर नामक दवा को MRP से कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी सरकारी अस्पताल परिसर की दवा दुकान में लाइन में खड़े लोगों को स्टाफ, निजी अस्पताल के कर्मचारी और कुछ दवा दुकानों की मदद से ऊंचे दाम में दवा बेच रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। दोनों की मोबाइल डिटेल खंगालकर कालाबाजारी का रैकेट तोड़ने पतासाजी की जा रही है। बता दें कि IBC 24 ने खबरों के माध्यम से खुलासा किया था कि रायपुर समेत शहर की दवा दुकानों में 900 और 2400 में मिलने वाली जीवन रक्षक दवा की 16 से 20 हजार में उन्हें बेचा जा रहा है, जिसके बाद ड्रग डिपार्टमेंट समेत पुलिस ने इसे संज्ञान में लिया। लगातार मिल रही सूचना के आधार पर अभी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। खबर कांकेर से है, जहां कोविड-19 से लड़ाई में एक बार फिर गोयल ग्रुप द्वारा श्री बजरंग आयरन एंड माइंस ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया है और कांकेर जिला प्रशासन को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का सहयोग दिया है, ताकि कोविड-19 की इस लड़ाई में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रह सकें। गोयल ग्रुप ने संकट घड़ी में कांकेर जिला प्रशासन का सहयोग कर एक सराहनीय काम किया। कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने गोयल ग्रुप के इस काम को स्मरणीय बताया है और श्री बजरंग आयरन को धन्यवाद दिया है। हमारे संस्थान द्वारा कोविड में की लड़ाई में कल अपने जिला प्रशासन को एक छोटा सा सहयोग देने के लिए आज 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर देने के लिए हम आए हुए हैं। संस्थान जो हमारा सामाजिक सरोकार को लेकर जो हमारी जागरूकता है, हमारा जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन के लिए हम यहाँ पे आए हैं। बजरंग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से आज हमें 5 कंसंट्रेटर मिला है। निश्चित तौर पे उनका यह योगदान जो है वो हमेशा स्मरणीय रहेगा और यहाँ पे जो उन्होंने योगदान दिया है कोरोना के फाइट में, मैं जिला प्रशासन की ओर से मैं बजरंग इस्पात ग्रुप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। IBC 24 आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। एक और अपील IBC 24 की तरफ से सरकार को है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा चक्र मिलना चाहिए, पाबंदियां हटाई जानी चाहिए।